हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की इस नई वन लाइनर सीरीज में। इसमें मैं आपको उत्तराखंड के इतने सारे वन लाइनर क्वेश्चन बताने वाला हूं कि अगर आपने इन सभी वीडियोस को देख लिया तो आपका परीक्षा वाणी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी एक और बुक जो कि सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पर भी बेस्ड है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको चैनल के साथ बने रहना होगा क्योंकि मैं डेली एक वीडियो इस तरीके से अपलोड करूंगा ताकि आप सभी पर ज़्यादा बर्डन भी ना आए। तो बिना देरी करते हुए हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। और इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 3 पार्ट में लेकर आने वाला हूँ। तो आज का ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से। पहला है कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्रोत निम्न में से कौन कौन से हैं। ए है शैलचित्र एवं गुफा, बी है मृद भांड एवं कंकाल, और सी है पाषाण एवं धातु उपकरण। अगर आपको इस बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप सीधे डी पर लगा देंगे क्योंकि ये सभी ऐसी चीजें जो प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त हुई हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से किस गुफा शैल चित्र में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। और इसका आंसर होगा ए लाखोड्यार। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित किस गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। और इसका आंसर भी होगा ए, ये है आपका ग्वारखिया गुफा। ये सारी चीजें ग्वारखिया गुफा से प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेथाप गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफरकोट कहाँ पर स्थित है। और इसका आंसर भी हो जाएगा बी, अल्मोड़ा। कफरकोट भी आपका अल्मोड़ा में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तराखंड में योग व नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ए, फलसीमा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। और इसका आंसर हो जाएगा बी, मलारी गांव। अब ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनका पेपर्स में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं। तो अब मैं आपको कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि चमोली जिले के किस गांव से वर्ष 1956 में महापाषाणीय सावधान खोजे गए हैं। और इसका आंसर आपका बहुत ही ईजी है, ये है मलारी। लेकिन आपको ये भी इस तरीके से कई बार याद करना होगा कि 1956 में ये खोजे गए हैं। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि चमोली के मलारी गांव से महापाषाणीय सावधान कब खोजे गए थे तो इसका आंसर भी आपको मालूम होना चाहिए। ये है आपका 1956। तो सिर्फ एक चीज़ को ऐसे याद नहीं करना चाहिए, दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखना चाहिए ताकि अगर एग्जामिनर कई बार या फिर कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले या चीज़ों को इंटरचेंज कर ले तो आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मलारी गांव से वर्ष 2002 में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य जैसे कि मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल, जानवरों के अंग आदि खोजे गए हैं। और इसका आंसर है गढ़वाल विश्वविद्यालय। ये काफ़ी इजी है तो ये आसानी से याद हो भी जाएगा और इसमें भी आपको वर्ष याद रखना है 2002। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तराखंड से गैरिक सदृश मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये आपके प्राप्त हुए हैं बहादराबाद से। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तराखंड के किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृद भांडों से मिलते जुलते हैं। और इसका आंसर है सी, साणना बसेड़ी। इसके लिए तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रम कहाँ से प्राप्त हुआ है। और इसका आंसर है लाखोड्यार। लाखोड्यार जो है वो उत्तराखंड का काफी फेमस उद्यार है। उद्यार मतलब गुफा है तो इसके बारे में तो आपको जानकारी लेनी ही पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई है। और इसका आंसर है बी, बनकोट, पिथौरागढ़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अब इसमें देखिए पहला है कि इस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों की ही उपलब्धता है।
नंबर बी है कि पाषाणकालीन शवागार रामगंगा घाटी से प्राप्त किए गए हैं। तीसरा है कि 8 ताम्र मानव कृतियाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से प्राप्त की गई हैं। और डी है कि चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य गढ़वाली क्षेत्रों से ही प्राप्त किए गए हैं। अब इसमें सभी का ध्यान इस चीज पे होगा कि कौन सा सत्य है। अब वो हम आपको बता देंगे कि वो तो सी है, क्योंकि जो 8 ताम्र मानव कृतियां हैं वो पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज गलत है उसके अलावा बाकी सारी चीजें सही भी हैं। यानी कि अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करी जाए तो इसके लिए केवल पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध हैं। दूसरा यह है कि जो महापाषाणी शवागार है वो रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं। और तीसरा जो चित्रित धूसर मृदभांड हैं ये गढ़वाली क्षेत्रों से प्राप्त किए गए हैं। तो सिर्फ आंसर पे नहीं बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कभी कुछ और क्वेश्चन बना ले और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने 14 क्वेश्चन तो पढ़ लिए हैं और आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को याद करना चाहिए। सिर्फ आंसर नहीं, उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक एवं पौराणिक काल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह काल जिसके अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन इनको अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, ये आपका क्या कहलाता है? और इसका आंसर है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बारे में हमारे पास काफी सारे स्रोत तो हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर कभी भी इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है? और इसका आंसर है ऋग्वेद। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ऋग्वेद है, ये आपको पहले ही आसानी से याद होना चाहिए कि सबसे पहला नाम इसका किसी वेद में मिला है और वो वेद क्या है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को वेदों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? अब देखिए इसके ऑप्शंस हैं कि पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि या पवित्र भूमि। अब अगर आपको इसका आंसर ना मालूम हो तो इतना आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि देखो ये पवित्र भूमि है तब इसको देवभूमि भी बोला जाता है, ऋषि भूमि भी है यहाँ पे क्योंकि काफी सारे ऋषि भी हुए, और पूर्ण भूमि तो ये है ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको तुक्के मारनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कभी कभार लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में किया गया है? और इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण। आपको जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अलग तरीके से भी कई बार याद करने चाहिए। अगर मान लीजिए कभी एग्जामिनर ने ऐसा पूछ लिया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट तो करना पड़ेगा कि भाई उत्तर कुरु जो शब्द है वो ऐत्रेय ब्राह्मण से है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है, आंसर तो सेम ही रहेगा। तो ऐसे में आपको सारी चीज़ें देख के याद करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों में उत्तर काशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? और इसका आंसर है आपका बाड़ाहाट। यानी जो आपका ये है उत्तरकाशी, इसे बाड़ाहाट नाम से भी जाना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में होते थे के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? और इसका आंसर है हिमवंत। यानी कि जो बौद्ध साहित्य थे उसमें उत्तराखंड को हिमवंत नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में गंगाद्वार हरिद्वार से मृगतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है? और इसका आंसर है ए, वन पर्व। अब जो ये मृगतुंग है असल में ये क्या चीज़ है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? और इसका आंसर है त्रित्सु। अब ये चीज़ें इतनी डिटेल में जाने की नहीं है क्योंकि इसके बारे में मुझे भी इतना नहीं पता है, लेकिन मुझे इसका आंसर पता है तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, और आपको भी ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राचीन कालीन गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत मिलता है? अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार पूछा गया है, हो सकता है ये इसके बाद भी पूछा गया हो लेकिन 2 बार तो पूछा ही गया है। और इसका आंसर हो जाएगा केदारखंड। यानी जो गढ़वाल क्षेत्र है उसे केदारखंड के नाम से जाना जाता था या उसके अंतर्गत आता था। तो अभी तक हम 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और अब हम आज के पार्ट के कुछ फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये बहुत इजी है और आपको याद होना चाहिए, ये आंसर है आपका कोटद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल माना जाता है? ये भी बहुत इजी है और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसका आंसर है अलकापुरी। काफी यूनिक नेम है तो ये आपको आसानी से याद हो भी जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड व वशिष्ठ आश्रम स्थित है? और इसका आंसर है ए, विसोन पर्वत। अभी हम हर क्वेश्चन की डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ आंसर याद करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब आप बाद में प्रैक्टिस सेट्स करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये चीज़ करना कितना ज़्यादा इजी है और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे आपको पूरी किताब डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो है कि गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी? और इसका आंसर है सी, सितोंस्यू पट्टी। अब देखिए, मैं आपको क्यों कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन को ठीक से समझना होगा कि अगर बाई चांस जो एग्जामिनर है वो आपसे इस तरीके से पूछ लेता है कि जो रामायण काल में जो सीता जी थी वो सितोंस्यू पट्टी नामक जगह पर पृथ्वी में समाई थी, ये स्थान उत्तराखंड में किस जगह है? अगर वो इस तरीके से भी पूछ ले तब भी आपको आंसर आना चाहिए कि ये देवप्रयाग में है। तो आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को भी और आंसर को भी, तभी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कुछ भी बना सकता है, वो ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है कि जो सितोंस्यू पट्टी है वो देवप्रयाग में है, ये किससे संबंधित है? होने को ये किसी और चीज़ से भी संबंधित हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन ऐसे देगा जिसमें सीता जी का वर्णन भी होगा या फिर रामायण का वर्णन होगा। तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों से 2 कदम आगे चल पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप एक के साथ 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये कभी भी और कहीं भी काम आने वाला है फिर आपके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि देखो, रामायण काल का जो बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था उसकी राजधानी क्या थी? और इसका आंसर है ज्योतिषपुर। अब अगर इस क्वेश्चन में भी आप सेम चीज़ अप्लाई करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि रामायण काल में गढ़वाल क्षेत्र में किसका राज्य था? बाणासुर का था। इसमें आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बना सकते हो अपने आप से। ऐसे भी बना सकते हो कि रामायण काल में गढ़वाल क्षेत्र की जो ज्योतिषपुर थी वो किसकी राजधानी थी, तो भी आपको पता चल जाएगा बाणासुर की। तो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको देखना चाहिए। इससे आप अगर आप 10 क्वेश्चन याद करते हो तो आपके 30-40 क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है उनको हेर फेर करके कई बार डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया है? और ये है आपका ए, मृगतुंग, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था। अब इसको अगर आप वैसे याद करोगे तो कि देखो, हरिद्वार से और मृगतुंग यानी केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन कहाँ मिलता है? वन पर्व में। और वो किससे रिलेटेड है? महाभारत से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम में की थी, ये किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर है डी, मालिनी नदी। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें कम से कम ना क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन जो हैं कंबाइंड हो गए हैं और इससे आपको 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब अगर पहला पूछ लिया जाए कि भाई कि जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये किसकी रचना है? कालिदास जी की। अब ये पूछ लिया जाए कि का अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कहाँ की गई थी? कर्णवाश्रम में। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि कर्णवाश्रम कहाँ स्थित है या किससे संबंधित है, तो वो पौड़ी में स्थित है और कालिदास से संबंधित है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि कर्णवाश्रम कहाँ पे स्थित है, तो ये हमें पता है कि ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? और इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये है आपका आंसर हरिद्वार। अब ये आपके आज के आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब देखो, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? अब देखो, ये क्वेश्चन भी जो है वो 2 बार पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया है। और सेम इसका जो दूसरा पार्ट था वो यहाँ पे 2 बार पूछा गया है, जिसमें हमारा गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। अब यहाँ पे पूछा है कुमाऊं क्षेत्र का, तो कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड, इसका आंसर हो जाएगा मानस खंड। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान जो कुमाऊं क्षेत्र का नाम है वो विष्णु के किस अवतार पर माना जाता है? और इसका आंसर है बी, कुर्मा। तभी उसका नाम देखो कुमाऊं मिलता जुलता है ना, तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का कि कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में स्थित किस स्थान से यक्षों के निवास के साक्ष्य मिलते हैं? और ये है आपका ए, जाखन देवी मंदिर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि मैं किस तरीके से आपको याद करने के टिप्स दे रहा हूँ और ये कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद भी करने पड़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना नाम भी कमेंट में ज़रूर डाल देना, ताकि मुझे पता चले कि कौन है जो सच्ची में या सही में बहुत ही सीरियस होके उत्तराखंड के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं।
तो मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।